बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ऑफलाइन मोड से तैयारी करनी चाहिए, किसी क्लास में जाके पढ़ना चाहिए, या उन्हें ऑनलाइन मोड में तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, मुझसे भी ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो मेरा तो आंसर बहुत सीधा सा होता है कि अगर आप आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले मुझसे ये प्रश्न पूछते तो मैं आपसे यही कहता कि आपको ऑफलाइन मोड में ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस समय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से ऑनलाइन मोड में चीज़ें आसानी के साथ में स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे हम लॉजिकली उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाता रहा हूँ। तो पहले की क्लासेस का अगर मैं याद करता हूँ, तो पहले तो जो क्लासेस होती थी आज के 10 साल 20 साल पहले, तो वो क्लासेस तो फिर भी इंटरेक्टिव मोड में होती थी, जिसमें कि क्लास में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टीचर के साथ सवाल जवाब करते थे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि बड़ी क्लासेस होती हैं, क्लासेस में 400 to 500 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्लासेस कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मोड में नहीं चलती हैं। और ऊपर से मैंने देखा है कि उन क्लासेस में कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हंसी मजाक में भी बहुत सारा टाइम वहाँ पे ख़राब होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं और जो समय की कीमत समझते हैं, तो उन्हें लॉजिकली इस बात को देखना होगा कि अगर वो कहीं भी अगर ऑफलाइन मोड में क्लास करने जाते हैं, तो उनका आने जाने में भी बहुत ज़्यादा समय खराब होता है, और एक उनके दिमाग में होता है कि क्लास करने जाना है, तो पूरे दिन का रूटीन उनका उसी के हिसाब से फिर चलता है। इसके साथ ही मैंने देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स बड़े शहरों में तैयारी करते हैं, दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, इलाहाबाद में, तो जहाँ पे वो जिस तरीके से रूम वगैरह लेके तैयारी करते हैं, तो वहाँ भी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, रोज़मर्रा के चैलेंजेस होते हैं। ऑनलाइन मोड में तो ये है कि आप अपने घर के कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में तैयारी कर सकते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आप कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में तैयारी कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचता है। और एक चीज़ ये है कि ऑफलाइन मोड में मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट क्लास में अगर वो बैठे हुए हैं और उनका माइंड अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, या दिमाग कहीं और है, वो टीचर की बात पे नहीं है, तो वहाँ तो टीचर अपनी बात कह के आगे निकल जाता है। तो आपके लिए तो अकेले वो उसको रिपीट करेगा नहीं, दोबारा उसको बोलेगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन मोड में ये है कि आप उसके लेक्चर को आप कई बार सुन सकते हैं, जब तक वो चीज़ें आपकी क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसको सुन सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, खासतौर पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी अगर नई चीज़ आती है, खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, तो उनको वो आसानी के साथ स्वीकार नहीं करते, और शायद ये वजह हो जाती है कि वो बाकी की तुलना में वो पिछड़ते चले जाते हैं। ये बात मैं उस उदाहरण से भी जोड़ के कह सकता हूँ कि जब आज के 20 साल पहले इंटरनेट का चलन हुआ था, तो ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि उनकी तुलना में बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बेहतर तरीके से नेट का इस्तेमाल किया, और उसके उनके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। वही चीज़ आज की तारीख में मैं ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में कह सकता हूँ कि आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के वो जो है ऑनलाइन मोड में वो क्लासेस लेते हैं। आप देखेंगे अभी ये जो 2021 में जो रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज का, आईएएस का, तो उसमें ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं, जिनकी अच्छी रैंक है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ऑनलाइन मोड में तैयारी करना हर लिहाज से, चाहे वो टाइम सेविंग की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो मेरा सजेशन यही है कि इस चीज़ को लेकर बिल्कुल हेजिटेट ना करें, फोकस्ड होकर जो कुछ भी टीचर ऑनलाइन मोड में पढ़ाता है उसको पढ़ें। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी इस तरीके की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ वीडियो लेक्चर के तौर पे ना देखें, बल्कि कोशिश करें कि जो भी टीचर पढ़ाता है उसको प्रॉपर तरीके से, अगर आप नोट्स बनाते हैं, आप उसको लिखते जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए फिर आसान हो जाती हैं, और कई मामलों में आप कह सकते हैं कि वो ऑफलाइन क्लासेस से वो बेहतर हो जाती है। एक दूसरा प्रश्न जो अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर वो ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें लाइव क्लासेस करनी चाहिए या रिकॉर्डेड क्लासेस करनी चाहिए। देखिए, ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस में है या रिकॉर्डेड क्लासेस में है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जो भी आप क्लास कर रहे हैं, उसमें जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो जो कंटेंट दे रहा है, वो कंटेंट की क्वालिटी क्या है। अगर आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है, तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो लाइव में है या वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं।
हाँ, लेक्चर्स अपडेटेड होने चाहिए, वो ज़रूरी है। तो अगर अपडेटेड लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं तो वो अच्छा है। और मैंने भी देखा है, जैसे मैं भी शुरू में लाइव क्लासेस ज़्यादा लेता था, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे एक तो नेट का भी इशू होता है, और वो स्टूडेंट के पार्ट पे होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उन एरियाज़ में होते हैं कि जहाँ पे नेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो वहाँ पे उनके साथ मुश्किलें आती हैं, बीच-बीच में क्लासेस उनकी इंटरप्ट होती हैं। और एक जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम मैंने फेस की जब मैं लाइव क्लासेस ज़्यादा लेता था, तो उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो बीच-बीच में अननेसेसरी के वो क्वेश्चंस पूछते थे। तो चैट बॉक्स में वो जो भी मैसेज भेजते थे या वॉइस मैसेज के थ्रू जो भी मैसेजेस भेजते थे, क्वेश्चंस भेजते थे, तो उसमें से 90% जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो अननेसेसरी का पूछते हैं। वो अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं या इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। जो अगर कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे वो फिर वो रिलेटेड नहीं होता, वो कहीं की बात कहीं पूछ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे टीचर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, और जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं, फिर उनके लिए भी जो है प्रॉब्लम होती है, उनका भी वहाँ पे नुकसान होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि जो टीचर है वो अगर आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, अपडेटेड कंटेंट दे रहा है, तो वो चीज़ आप तक सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। माध्यम कोई भी हो, वो रिकॉर्डेड भी हो सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें रिकॉर्डेड में एक आपको फ़ायदा ये भी दिखता है कि जो टीचर होता है वो भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होके अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कराता है। क्योंकि फिर उसके दिमाग में ये रहता है कि कहीं रिकॉर्ड कराते समय कोई बात उससे छूट ना जाए। तो वो कोशिश यही करता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो आपको देने की कोशिश करे। तो आपको तो सबसे पहले ये करना होगा कि जो भी लेक्चर्स हैं, उनको पहले आप एज़ इट इज़ आप उनको एक्सेप्ट करें और उसको आप पहले समझें। बाकी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे साथ तो ये है कि जो डाउट क्लासेस हैं, वो मेरी लाइव ही होते हैं। तो मेरे दिमाग में रहता है कि चलो जितना काम की चीज़ें हैं, जो मैं उनको एक बार में देना चाहता हूँ, वो तो मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दे दूँ। और उसके बाद जो उनके डाउट है, वो मैं लाइव क्लासेस में उनके मैं सॉल्व करूँ। तो मैं तो दोनों मोड में ही चलता हूँ। लेकिन वो इसलिए कि जिससे कि स्टूडेंट्स के तैयारी की जो जितने भी डायमेंशंस हैं, वो अच्छे तरीके से वहाँ पे कवर हो सके। स्टूडेंट मुझसे अक्सर ये भी प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो डाउट हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो डाउट क्लासेस होती हैं वो तो लाइव ही होती हैं। और अब तो मैं यूट्यूब पे भी लाइव रहता हूँ, और बाकी ऐप के थ्रू भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ जिसमें कि स्टूडेंट्स अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग जब भी क्लास लेते हैं तो हमारा एक असेसमेंट हो जाता है पहले से कि स्टूडेंट्स के मन में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या-क्या डाउट्स हो सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर्स को डिज़ाइन ही उसी हिसाब से करते हैं कि उसमें डाउट की बहुत ज़्यादा संभावना ही ना बचे। क्योंकि मुझे पता है कि आखिर डाउट होते कहाँ से हैं। तो डाउट जो एक्चुअल जो डाउट होते हैं वो या तो किसी टर्मिनोलॉजी के संदर्भ में होते हैं, किसी शब्दावली के संदर्भ में होते हैं, या कॉन्सेप्ट के संदर्भ में होते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को किस तरीके से इंटर रिलेट करके देखना है, कैसे उसको तुलनात्मक तरीके से देखना है, कंपैरेटिव फॉर्म में देखना है, या किसी कंटेम्परेरी इश्यू से जोड़ के देखना है। तो जहाँ-जहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट हो सकते हैं, तो उसका आकलन तो हम लोग पहले से ही कर लेते हैं। तो लेक्चर को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब मैं ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाता था, तो मैं ये देखता था कि क्लास के बाद में स्टूडेंट्स के कोई डाउट बचते ही नहीं थे। और अगर कोई वो डाउट अगर उसके बाद भी अगर होते थे तो फिर उनको वहाँ पे उस तरीके से उनको बता दिया जाता था। तो वो ऑप्शन तो ऑनलाइन मोड में भी है कि जो लाइव डाउट क्लासेस हैं तो उसमें स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ें हैं वो आप तक सही तरीके से पहुँचे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर बात में अननेसेसरीली वो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें। मार्केट में मैंने देखा है कि एक ट्रेंड है कि जहाँ पे लोग जब नोट्स भेजते हैं किसी स्टूडेंट को, तो वो सारे नोट्स एक साथ भेज देते हैं बैच की स्टार्टिंग में, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होता है या हार्ड कॉपी में होता है। मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं या आप फ़िलॉसफ़ी जैसे ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे तो चीज़ें
ऑलमोस्ट स्टैटिक फॉर्म में ही होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं होती है। तो वहाँ तो फिर भी चलो आप एक साथ नोट्स वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, कोई आपको एक साथ सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में भेज सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल में, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका जो 70% है वो डायनामिक है, जो बदलता रहता है, उसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर आपको एक साथ सारे नोट्स भेज रहा है बैच की स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये है कि वो अपडेटेड नोट्स नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक है, मान लो कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक है या फॉरेन पॉलिसी का कोई टॉपिक है, तो उसमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैंने कल ही न्यूज़ में सुना कि भारत और चीन का जो व्यापार है वो $100 बिलियन से ज़्यादा हो गया, जो इसके पहले जो है अप्रॉक्स $80 बिलियन के आसपास था। अगर मैं किसी बैच के शुरू में अगर मैं नोट्स भेज दूं, तो फिर ये जानकारी स्टूडेंट तक नोट्स के माध्यम से कैसे पहुंचेगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी टॉपिक है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के हों, चाहे वो आईआर के हों, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हों, तो उनके अपडेटेड नोट्स ही आप तक पहुंचे। अब जाहिर सी बात है कि जो अपडेटेड नोट्स होते हैं वो टॉपिक वाइज भेजे जाते हैं, तो वो टॉपिक वाइज नोट्स आपको कोरियर नहीं किया जा सकता, वो बाई पोस्ट नहीं भेजा जा सकता। तो इसीलिए मैंने तरीका निकाला कि वो नोट्स जो है हम आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में हम आपको जो है ऐप के माध्यम से या किसी और ऑनलाइन माध्यम से भेज दें, ताकि आप उसे आसानी से लैपटॉप की स्क्रीन पे भी पढ़ लें या आप उसका प्रिंट भी निकाल के रख लें। और हाँ, एक बात जो मैं एडिशनली हमेशा कहता हूँ कि मेरे कोई भी नोट्स हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो या चाहे वो प्रिंटेड नोट्स हो, तो उन्हें आपके लिए कंपलसरी ये है कि आप उसको अपनी ओन हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में नोट करो। क्योंकि मैं जो भी नोट्स भेजता हूँ वो ऐसे नोट्स नहीं होते कि इसमें कोई भी बात अननेसेसरीली लिखी जाती है या कोई बात अनावश्यक तौर पे लिखी जाती है। मेरे पीडीएफ नोट्स में वही चीज़ें होती हैं जो आपके काम की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। तो अगर आप उस नोट्स को अगर अपनी ओन हैंड राइटिंग में अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो, तो उससे वो चीज़ें आपको याद भी हो जाती हैं, उसका रिवीजन करना भी आपके लिए आसान हो जाता है और एग्जाम में भी उसको जो है बेहतर तरीके से लिख पाने की आपकी संभावना हो जाती है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी तरीके अपनाए जाएँ, वो तरीके अपनाए जाएँ जो आपके हित में है। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें बाजार के ट्रेंड में हैं या बाकी लोग जिसको कर रहे हैं, तो देखने में तो आसान लगती हैं, लेकिन वो आपके हित में एक्चुअल में नहीं होती। तो मैं उन चीज़ों को जो है उस तरीके से फॉलो नहीं करता। स्टूडेंट्स के मन में अक्सर ये डाउट होता है कि जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिसमें कि रूटीन के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो वो कैसे उसको करंट से कैसे वो अपडेट कर पाएंगे या करंट से वो चीज़ें कैसे अपडेट हो पाएंगी। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो जो भी चीज़ें जिसमें कि करंट से अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को भी हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं या इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक हैं या फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक हैं, तो इन्हें हमेशा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ही देखा जाता है। जैसे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर हम अब तक का जो उसमें डेवलपमेंट है उसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखते हैं कि भारत में जैसे पहले वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था या वन पार्टी डोमिनेंस विद मल्टी पार्टी था। उसके बाद हमने देखा कि गठबंधन सरकारों का या कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया और आज की तारीख में हम देखते हैं कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी है, वो भी नॉन कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है। तो वो चीज़ें हम एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखते हैं। अगर कल की तारीख में अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है, तो फिर हम उसी नज़रिए से उसको जोड़ के हम उसकी एनालिसिस कर देते हैं। इसी तरीके से आप आईआर में कुछ भी पढ़ते हो, आप डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ते हो, आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हो या आप जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखी जाती हैं। इंडियन वर्ल्ड में फॉरेन पॉलिसी में अगर आप इंडो चाइना रिलेशन के बारे में पढ़ते हो या इंडो पाकिस्तान रिलेशन के बारे में पढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ही होती हैं। तो जब आपके दिमाग में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, तो फिर वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आती है, तो आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो बढ़ जाती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जब मेरा बैच ख़त्म हो, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाए और उनके भीतर वो एनालिटिकल पावर आ जाए कि जिससे वो चीज़ों को खुद अपडेट कर सकें। आपको सिर्फ तथ्य चाहिए, आपको आप अपना विश्लेषण आप खुद कर सकते हो। इतना तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स को अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो।
और एक बात और मैं कहता हूँ कि जो मेरा जो सिस्टम है तैयारी कराने का, तो उसमें हमने एडिशनली ये भी रखा हुआ है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं, जैसे इस बार भी मेरे जितने स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं आईएएस का और पीसीएस का, तो उनकी मैं अलग से डाउट क्लासेस या लाइव क्लासेस लेता हूँ, जिसमें कि वहाँ पे मैं उनकी सारी चीज़ों को अपडेट कराता हूँ। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर भविष्य में जब भी वो मेंस लिखेंगे, आईएएस का मेंस लिखेंगे, पीसीएस का मेंस लिखेंगे, तो उस समय जितनी आपकी ज़रूरत होगी उस एग्ज़ाम के पहले तक, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा आपको अपडेट कराई जाएंगी। तो वो काम मैंने कहा कि वो काम आप अपने स्तर पे भी कर सकते हो, और हमने भी अपने अपने तरफ से एक सिस्टम बना रखा है जिसमें कि वो करंट की चीज़ें उसमें आपकी अपडेट हो जाए। तो पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल में मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप एक बार जब सारा कोर्स आप कर लेंगे, जब सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझ जाएंगे, जब आपका एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का भी जो समाधान है वो आपको मिल जाएगा।